नमस्कार। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसा नाम जो हर भारतीय के दिल में बसता है, लेकिन क्या हम उनकी सोच को पूरी तरह जानते हैं? उनकी किताब इग्नाइटेड माइंड्स में देशभक्ति का एक ऐसा नजरिया मिलता है जो हमें रोजमर्रा की राजनीतिक और धार्मिक बहसों से कहीं बहुत ऊपर ले जाता है। तो आज चलिए इसी नजरिए की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि कलाम साहब के लिए देशभक्ति के असली मायने क्या थे। तो सवाल ये उठता है कि देशभक्ति का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ खास दिनों पर झंडा फहराना या फिर राष्ट्रगान गाना है? डॉक्टर कलाम के लिए ये परिभाषाएं बहुत छोटी थीं। वो हमें इस सवाल पर गहराई से सोचने के लिए उकसाते हैं। वो कहते हैं कि देशभक्ति की भावना सिर्फ इन प्रतीकों तक सीमित नहीं रह सकती। ये असल में इससे कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। देखिए, हम अक्सर धर्म, जाति, भाषा, राजनीति इन छोटी छोटी दीवारों में बट जाते हैं, है ना? डॉक्टर कलाम इन सारी दीवारों को तोड़कर एक सामूहिक चेतना की बात करते थे, जिसे कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा एहसास, एक ऐसा अदृश्य धागा जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक भारतीय को एक दूसरे से जोड़ता है, हमारी बाकी सारी पहचानों से ऊपर उठकर। तो फिर कलाम की देशभक्ति थी क्या? वो कोई नारा नहीं था, वो था एक्शन। उनके लिए देशभक्ति का मतलब था देश के लिए कुछ रचनात्मक करना, कुछ बनाना और अपने नागरिक कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना। बस यही थी उनकी सीधी साधी लेकिन बहुत शक्तिशाली परिभाषा। ठीक है, तो परिभाषा तो समझ आ गई, लेकिन एक महान राष्ट्र सिर्फ अच्छी अच्छी परिभाषाओं से तो नहीं बनता। उसकी नींव कैसे रखी जाती है? डॉक्टर कलाम के मुताबिक किसी भी शक्तिशाली देश को खड़ा करने के लिए 3 स्तंभ, 3 पिलर्स सबसे जरूरी होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों स्तंभ मिलकर काम करते हैं। पहला, अपनी उपलब्धियों पर सामूहिक गर्व होना, मतलब जब देश कुछ हासिल करे तो हर किसी को लगे कि यह मेरी जीत है। दूसरा, इंडिया फर्स्ट की भावना के साथ अटूट एकता। और तीसरा, किसी भी राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए एकजुट होकर काम करने की काबिलियत। जरा सोचिए, जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो वो एक ऐसी राष्ट्रीय शक्ति बनाती हैं जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। इसकी एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल है ये किस्सा। जब डॉक्टर कलाम मिसाइल प्रोग्राम के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के पास जमीन मांगने पहुंचे, तो पटनायक जी ने न सिर्फ 1 सेकंड में हाँ कह दिया, बल्कि ये भी कहा, कलाम, जिस दिन भारत अपनी आईसीबीएम बना लेगा ना, उस दिन मैं एक ओडिया से पहले एक भारतीय के तौर पर ज्यादा मजबूत महसूस करूंगा। देखिए, यहां कोई क्षेत्रीय राजनीति नहीं, कोई पार्टी लाइन नहीं, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय गौरव। अब आते हैं डॉक्टर कलाम के सबसे क्रांतिकारी विचार पर। वो ये मानते थे कि भारत की सबसे बड़ी और अनोखी ताकत है विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम। पूरी दुनिया इन दोनों को अक्सर अलग अलग खांचों में देखती है, लेकिन कलाम ने इनमें एक ही लक्ष्य देखा, और वो लक्ष्य था इंसानियत की भलाई। और यहीं पे कलाम एक बहुत ही बारीक लेकिन बहुत जरूरी फर्क बताते हैं धर्म और आध्यात्मिकता के बीच। उनके लिए धर्म कभी-कभी हमें बांध सकता है, सीमाएं बना सकता है, लेकिन आध्यात्मिकता, वो तो चेतना का विस्तार है। वो हर इंसान को जोड़ती है और ऊपर उठाती है। इस विज्ञान और आध्यात्मिकता के संगम की सबसे जीते जागती कहानी है थुम्बा की। साल था 1962। भारत का स्पेस प्रोग्राम तब बस एक सपना था। डॉक्टर विक्रम साराभाई और एक नौजवान वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम को रॉकेट लॉन्च के लिए एक ऐसी जगह चाहिए थी जो पृथ्वी की चुंबकीय भूमध्य रेखा यानी मैग्नेटिक इक्वेटर पर हो। और वो एकदम सही जगह मिली, केरल के एक छोटे से गांव थुम्बा में। लेकिन एक पेंच था, एक बड़ी चुनौती थी। उस जमीन पर एक पुराना चर्च था, सेंट मैरी मैग्डलीन। अब सवाल यह था कि विज्ञान के एक सपने के लिए आस्था के एक घर को कैसे मांगा जाए। वो हिम्मत करके बिशप पीटर बर्नार्ड परेरा के पास पहुंचे। अगले रविवार प्रार्थना के बाद बिशप ने अपनी सभा से कुछ ऐसा कहा जो इतिहास बन गया। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, यहाँ विज्ञान के कुछ लोग आए हैं, वो भी हमारी ही तरह इंसान की भलाई के लिए भगवान का आशीर्वाद खोज रहे हैं। विज्ञान को भी भगवान के प्रकाश की जरूरत होती है, तो क्या हम विज्ञान के इस महान काम के लिए भगवान का ये घर उन्हें सौंप सकते हैं? एक पल की खामोशी, और फिर पूरी सभा ने एक आवाज में कहा, आमीन। और बस उसी पल उस चर्च का प्रार्थना हॉल भारत की पहली रॉकेट वर्कशॉप बन गया। बिशप का कमरा डॉक्टर कलाम का पहला ऑफिस बना, और वहीं से, उसी चर्च से भारत के अंतरिक्ष के सफर की शुरुआत हुई, नाइक अपाचे रॉकेट के साथ।
ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये भारत की आत्मा का प्रतीक है, जहां आस्था और तर्क एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि हमसफर हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, कलाम साहब सिर्फ सपनों और फलसफे की बात नहीं करते थे। वो एक एक्शन ओरिएंटेड इंसान थे। वो उन सपनों को हकीकत में बदलने का एक ठोस, एक प्रैक्टिकल रोड मैप भी देते थे। उन्होंने देश के लिए एक इंटीग्रेटेड मिशन का पूरा खाका तैयार किया। इसमें 5 क्षेत्रों को एक साथ साधने की बात थी: कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे जरूरी टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता। उनका मानना था कि ये सब अलग अलग नहीं चल सकते, इन सबको एक साथ लेकर चलने से ही भारत विकसित बन सकता है। और इसी रोड मैप का एक बहुत ही मशहूर हिस्सा था पुरा, यानी प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। इसका लक्ष्य बहुत सीधा और साफ था: गांव को इतना सक्षम बना दो कि किसी को नौकरी के लिए मजबूरी में अपना घर छोड़कर शहर ना भागना पड़े। विकास गांव तक पहुंचे, ना कि गांव के लोग विकास के पीछे शहर तक आए। पूरा का ये मॉडल 4 तरह की कनेक्टिविटी पर खड़ा था। पहली, फिजिकल, यानी अच्छी सड़कें। दूसरी, इलेक्ट्रॉनिक, यानी इंटरनेट और फोन। तीसरी, नॉलेज, यानी अच्छे स्कूल और कॉलेज। कलाम का मानना था कि जब ये तीनों कनेक्टिविटी किसी भी गांव में पहुंच जाती हैं, तो चौथी, यानी इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, मतलब रोजगार और बाजार, वहां अपने आप पैदा हो जाती है। डॉक्टर कलाम का सपना था विजन 2020। खैर, आज हम 2020 से काफी आगे निकल चुके हैं और अब हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है विकसित भारत @2047। तारीखें बदल गईं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आज भी इस बड़े लक्ष्य की बुनियाद में कलाम के वही सिद्धांत, वही सोच काम कर रही है। ये उनके विजन की दूरदर्शिता को दिखाता है। तो ये तो हुई देश की बात, बड़े बड़े मिशन और विजन की बात, पर राष्ट्र निर्माण की इस बड़ी सी तस्वीर में एक अकेले इंसान का क्या रोल हो सकता है? ये सवाल शायद हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। इस महान मिशन में मेरा क्या योगदान हो सकता है? हमारा क्या योगदान हो सकता है? डॉक्टर कलाम ने युवाओं को 10 बातों की एक शपथ दिलाई थी। उनमें से कुछ बातें तो इतने साधारण लेकिन इतनी शक्तिशाली हैं कि कोई भी उन्हें अपना सकता है। जैसे अपने आसपास किसी एक अनपढ़ इंसान को पढ़ना लिखना सिखाने की जिम्मेदारी लेना, कम से कम एक पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करना, और धर्म या जाति के नाम पर होने वाले किसी भी भेदभाव का डटकर विरोध करना। जरा सोचिए, अगर करोड़ों लोग सिर्फ ये छोटे छोटे कदम भी उठा लें तो देश की तस्वीर कितनी बदल सकती है। और आखिर में डॉक्टर कलाम अक्सर महान सूफी कवि रूमी की ये पंक्तियां दोहराते थे: तुम पंखों के साथ पैदा हुए हो, तुम रेंगने के लिए नहीं बने हो, इसलिए रेंगो मत। ये लाइनें हमें याद दिलाती हैं कि हर भारतीय के अंदर असीम क्षमता है। सवाल बस अपनी उस उड़ान को पहचानने का है और उस उड़ान से भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का है। When you hear the word patriot, you probably picture a soldier in uniform defending a border. But in a knowledge-driven society, the front lines of national progress look like this: students in libraries, labs, and classrooms. In Chapter 5 of his book Ignited Minds, Dr. APJ Abdul Kalam argued that true patriotism operates entirely outside the boundaries of political parties and religious divisions. Today, we are applying his philosophy to your specific academic path. Grab a pen and a piece of paper. We are going to build your personal Ignited Mind action blueprint. Moving from a passive student to an active participant in national development requires a strategy. We'll build that roadmap together, step by step, right now. Step 1. Dr. Kalam identified 3 pillars that support any strong nation. First, a collective pride in historical and scientific achievements. Second, unity, despite regional or religious differences. And third, the capacity for combined action toward a massive goal. When these 3 elements interact, they generate a collective sense of mission. This is the psychological drive that pushes a developing country toward greatness. This farmer working the fields represents that mission in its foundational form. He defends national food security through daily, silent labor without ever wearing uniforms. At the top of your paper, write down your header: My mission, patriotism beyond politics and religion. Now we must identify your core competence. Dr. Kalam believed that every citizen's specific skills should be mapped to the nation's needs. BSc students will bridge the gap between theory and execution by prioritizing green tech and strengthening the links between local laboratories and industrial production. For commerce and management majors, the priority is scaling rural e-commerce and building local enterprises that provide regional employment.
Humanities and art students are tasked with knowledge connectivity. Your focus is fostering social awareness, critiquing policy rationally, and strengthening democratic institutions. These skills create the Pura model, providing urban amenities to rural areas. It is an integrated framework where physical, electronic, knowledge, and economic connectivity modernize the country. Select your stream and write down your specific core competence in Section 1 of your paper. No degree stands above the rest. A developed nation requires the simultaneous execution of scientific, economic, and social competencies to function. Now that you have identified your competence, we will use Dr. Kalam's 10-point youth oath to turn that skill into a daily habit. Choose strictly one micro-action to begin. Option A, teach 10 people to read. Option B, plant 10 trees and nurture them to growth. Or Option C, help 5 people overcome an addiction. Choose one. Write that specific action in Section 2 of your blueprint. To sustain this action, you need a local platform. Working in isolation makes it difficult to measure progress or stay motivated. Bhopal students can find these platforms on campus. Look into the BSSS Nature Club or the Aerodomics Economics Club, or explore the Barkatoli University Incubation Center for tech projects. For those interested in policy and technology, the MP Innovation Challenge and the SRUT Initiative allow you to pitch solutions directly to the state government. If you prefer ground-level volunteering, organizations like Sampark for tribal education, the Sambhavna Trust for health research, or Grow Billion Trees are already established in the region. These organizations bridge the gap between urban resources and the needs of rural or marginalized communities, which is essential for balanced national growth. Pick one organization or initiative from this list and write it in the final section of your blueprint. Aligning a personal micro-action with an established local institution ensures your individual effort contributes to a measurable collective result. Look at your paper. You have built a logical gledge between your daily college studies and the long-term needs of the country. These individual blueprints create the Viksit Bharat in 2047. National development is the sum of these local, integrated efforts. Dr. Kalam often cited the poet Rumi to remind students of their inherent capacity. You were born with wings. You possess the inherent ability to soar. You were not meant to crawl. Go to the website of the organization you listed in Step 3. Hit Join or Volunteer. Move your blueprint off the page and into the real world.